श्री जो इस वक्त काफी ज्यादा उतावली हो रही थी दक्ष के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। वही दक्ष भी उसको अलाउ करते हुए खुद भी किचन में आ गए थे और उसको फ्रिज से टेक करके लगातार देख रहे थे। वही यशवी के हाथ में इस वक्त ब्रेड का एक पैकेट था और वो बस ब्रेड का पैकेट लिए दूसरे हाथ से अपनी साड़ी को संभालते हुए झुक झुक कर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखते हुए दक्ष थोड़ी देर तो चुप रहते हैं, लेकिन उसके बाद से उनसे रहा नहीं जाता और वो यशवी से पूछ ही लेते हैं, क्या बात है, कुछ ढूंढ रही हो, कुछ खो गया है क्या? यशवी जो ब्रेड की तरफ देखते हुए कहती है, रोस्ट करना है इसे, टोस्टर कहाँ है? दक्ष अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हें टोस्टर चाहिए? महेश्वरी जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ वही तो ढूंढ रही हूँ, कहाँ छुपा कर रखा है? उसको इस तरह से बार बार झुकता देख करके दक्ष कुछ बोलते नहीं और फिर उसकी बातों में अपने सर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है, देख लो, कहीं आसपास ही रखा होगा, देखो वॉलेट ड्रॉर में तो नहीं है कहीं। इसी तरह से लगभग 10 मिनट बीत गए थे और ईश्वरी जब पूरे किचन के एक एक काउंटर एक एक ड्रॉर को खोल कर चेक कर चुकी थी, मगर उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। और फिर वो दक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, टोस्टर तो नहीं मिला, कोई बात नहीं। और फिर वो एक ब्रेड को निकाल करके दक्ष की तरफ उसे बढ़ाते हुए कहती है, सादा ब्रेड भी खा सकते हैं हम, फायदा करता है ये, और वैसे भी रोस्ट करने के बाद तो इसके सारे वाइटामिन प्रोटीन्स निकल जाते हैं। वही ब्रेड को देख कर दक्ष कहते हैं, तुम्हें लगता है कि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारे विटामिन होते हैं जो रोस्ट करने के बाद ये निकल जाएंगे, रखो इसे। और वो ब्रेड का पैकेट लेते हुए ईश्वर की तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, कभी किचन में झांकने भी गई हो तुम? ये सुनकर केशरी को थोड़ा सा इंसल्टिंग फील हुआ था और वो अपना कंधा उचकाते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंट लहजे में कहती है, हाँ क्यों, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, मुझे आता है ब्रेड रोस्ट करना और चाय भी बना लेती हूँ मैं। वही दक्ष जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, आई गॉट इट। और फिर वो बहुत ही प्यार से अपने हाथ को ले जाकर पहले ईश्वी की कमर पर सॉफ्टली रखे थे, जिससे ईश्वी थोड़ा हैरान होकर कहती है, हमें पहले नाश्ता करना था ना, वैसे भी रात में बहुत ज्यादा थक गई थी, बताया भी तो है कि आपसे, मेरे पैर और कमर में दर्द हो रहा है अभी, अभी नहीं करते ना? वही दक्ष अपनी पकड़ को कस के मजबूत करते हुए उसकी कमर को इतने जोर से पकड़े थे कि वो उसे ले जाकर उठाकर स्लैब पर आराम से बिठा देते हैं, जैसे उन्होंने किसी गुड़िया को उठा करके स्लैब पर रख दिया हो। वही शूज अपना पैर बार बार काउंटर पर मारते हुए कहती है, ये क्या, मुझे यहाँ के बिठा दिया, मुझे आपके लिए ब्रेकफास्ट? कि तभी दक्ष बहुत ही प्यार से अपनी एक उंगली को ले जा करके ईश्वी के सॉफ्ट पिंक लिप्स पर रखते हुए उसकी आंखों के करीब आते हुए कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे नाजुक हाथों को काम करने की, तुम बस अपनी पटर पटर चालू रखो, मैं उससे एंटरटेन होते हुए काम कर लूंगा। यह सुनकर केशवी जो अपनी नाक से घुरते हुए कहती है, तो आपको लगता है कि मुझे काम करना नहीं आता है? कोई बात नहीं, आप ढूंढ लीजिए टोस्टर, मुझे नहीं मिला तो मैं क्या करूं? कि तभी दक्ष जो बर्नर ऑन करने लगे थे, ये देखकर ईश्वरी जो कहती है, चाय तो मैं ही बनाऊंगी, मुझे बहुत अच्छी आती है बनाने। दक्ष उसको रिलैक्स करते हुए कहते हैं, अच्छा बना लेना बाबा, पहले रुको तो। और फिर उस पर तवा रखते हुए ईश्वरी को देखने लगता है। वही ईश्वरी जो पहले तो दक्ष की तरफ ध्यान से देख करके स्माइल कर ही रही थी, लेकिन तवा देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए अपनी क्यूरियोसिटी को और ना छुपाते हुए कहती है, वैसे तो हम रोटी नहीं बनाने वाले थे ना, मैंने आटा तो गूंदा ही नहीं है, आप कैसे रोटी बनाएंगे? दक्ष उसके नाक पर हल्का सा अपने उंगली से मारते हुए कहते हैं, देसी तरीका आता है ब्रेड रोस्ट करने का। ऋषि जो कहती है, देसी तरीका क्या होता है, ब्रेड रोस्ट करने का एक ही तरीका होता है। दक्ष अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहते हैं, नहीं, आज मैं तुम्हें नई चीज सिखाऊंगा। तवा जब हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो गया था, जिसे देखते हुए दक्ष फ्लेम को नॉर्मल करते हैं और 4 ब्रेड को एक साथ तवे पर रखते हुए ईश्वी को ध्यान से देखते हुए कहते हैं, ऐसे भी हम ब्रेड को रोस्ट कर सकते हैं। ईश्वी जो दक्ष की तरफ पहले तो हैरानी से देखती और फिर जैसे ही दक्ष ने अभी अपने हाथ को तवे पर ले जा करके रखा था, ईश्वी एकदम से चिल्लाते हुए दक्ष के हाथ को पीछे करते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, जल जाएंगे, आपका दिमाग खराब है? वही दक्ष उसको नॉर्मलाइज करते हुए कहते हैं, क्या हो गया, ब्रेड तो पलट रहा। महेश्वरी जो दक्ष को चिमटा देते हुए कहती है, इसका यूज करिए, अभी तक तो आपके हाथ जल गए होते। लेकिन दक्ष जो जानबूझ करके ईश्वरी को अपनी ताकत का इशारा देने के लिए ब्रेड को अपने हाथ से ही पलटे थे और फिर अपने हाथ को ईश्वरी के चेहरे के पास लाते हुए कहते हैं, ये हाथ नहीं, लोहा है ईश्वरी, इसे तुम्हारे चिमटे की जरूरत नहीं है। वह ईश्वरी की नजर जो लगातार दक्ष के फिंगर्स पर जाकर टिक गई थी, तो दूसरे हाथ से ब्रेड पलट रहे थे, तब ईश्वरी ने उनके एक हाथ को पकड़ करके
उनके हाथ पर वो धीरे धीरे अपने हाथों को सहलाने लगती है और बहुत ही प्यार से वो उनके फिंगर्स की तरफ अपने और बहुत ही प्यार से वो दक्ष के फिंगर्स की तरफ देख रही थी। अब फाइनली ब्रेड तो रोस्ट हो चुका था। तभी दक्ष अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो? और फिर कहोगी कि कुछ करना नहीं है, मूड खुद बनाना होता है तुम्हें। आपके फिंगर्स का साइज काफी अच्छा है। आई मीन काफी काफी बड़ा है, राइट? मैं ये सुन करके दक्ष, जो उसकी तरफ ही अपने हाथ को रखते हैं जहां उसने अभी अपना हाथ रखा था, और उसके नाक के पास आकर के अपने नोज पॉइंट को उसके नोज पॉइंट से रब करते हुए कहते हैं, किचन में इस तरह की बातें नहीं करते ना। ईश्वरी अपने हाथों को उठाकर ले जाकर के दक्ष की गर्दन के पीछे रखते हुए कहती है, तो आपको क्या लगता है किचन सिर्फ खाना बनाने के लिए होता है? नहीं। दक्ष उसके पीठ पर अपने हाथ को रखते हुए उसे काफी क्लोज खींचते हुए कहते हैं, तो फिर और किस चीज के लिए होता है किचन? वैशी जो कहती है, अंडे बनाने के लिए। दक्ष का दिमाग तो कहीं और था, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों के एक भौवें को चढ़ाते हुए कहते हैं, यू मीन बच्चा बनाने के लिए? ईश्वरी झटके से अपने हाथों को ले जाकर दक्ष के सीने पर रखकर उन्हें अपने आप से दूर धक्का देते हुए कहती है, शर्म कर लीजिए, मैं अंडे बनाने की बात कर रही थी। ऑमलेट? तब जाकर के दक्ष का दिमाग काम किया था और वो अपने होश में आते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, तुम ऑमलेट नहीं बन सकता। मैं ये सुनकर ईश्वरी कहती है, और वो क्यों? दक्ष किचन की तरफ देख करके चारों तरफ अपनी नजर फेरते हुए ईश्वरी के पास आते हुए कहते हैं, ईश्वरी ये किचन, एक्चुअली ये घर ही मैंने मॉम डैड के नाम पर लिया था, और मेरी मॉम को बिल्कुल नहीं पसंद था कि किचन में कोई भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ बने। अगर तुम्हें खाना है तो हम बाहर चल के खा सकते हैं। तब ईश्वरी जो कहती है, नहीं मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, वो तो पापा ज़्यादा प्रोटीन्स के लिए ज़बरदस्ती खिलवाते थे मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। दक्ष अपने एक हाथ को ले जा करके ईश्वरी की गाल पर प्यार से रखते हुए कहते हैं, मुझे खुश करने के लिए और कितना झूठ बोलोगी तो। ईश्वरी स्लैब से उतरते हुए कहती है, बस करिए, मैं चाय बनाती हूँ। और वो तवा हटाकर के सॉस पैन को बर्नर पर रख दी थी, जिसे देखते हुए दक्ष भी आकर के उसी जगह पर स्लैब पर बैठे थे जहां अभी तक ईश्वरी बैठी थी। अब सॉस पैन खाली होने की वजह से वो थोड़ा जलना शुरू हो गया था, जिसे देख करके दक्ष कहते हैं, तुम्हें लगता कि अभी हमें इसे ऑफ कर देना चाहिए या फिर इसमें कुछ डाल देना चाहिए? ईश्वरी जी कहती है, क्या उसमें चाय पत्ती चीनी डाल दूं बिना दूध के? आप रुके तो सही। वो आराम से जाकर फ्रिज से दूध का पैकेट निकालती है और फिर पैकेट को फाड़ने के लिए इधर उधर कुछ और ढूंढना शुरू कर देती है। दक्ष सॉस पैन की हालत को देखकर एक बार ईश्वरी की तरफ देखते हैं और फिर अपने सिर को हिलाते हुए कहते हैं, इसे अकेले किचन में नहीं छोड़ा जा सकता, किचन ही ब्लास्ट कर देगी ये। और फिर वो सॉस पैन की तरफ काफी तरस भरी निगाहों से देख रहे थे और उसकी जलती हुई हालत को देखकर दक्ष अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है ना इसका, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ईश्वरी जो परेशान होकर दक्ष को जल्दी से पैकेट थमाते हुए कहती है, जल्दी से खोलिए इसे, मुझसे तो खुल ही नहीं रहा, और सीजर कहाँ है? दक्ष जो उसे अपने हाथ से खोल दिए थे और फिर उस पूरे दूध को जग में पोर करते हुए उसके हाथ में थमाते हुए कहते हैं, लो। जैसे ईश्वरी ने थोड़ा सा दूध अभी सॉस पैन में डाला था, वो इतना तेज छन छन करके आवाज करता है कि ईश्वरी, जो काफी तेज होकर के पीछे की तरफ हो गई थी, उसे लगा था कि कहीं वाकई कुछ बड़ा धमाका न हो जाए। रफ्तार से ईश्वरी पीछे की तरफ भागी थी, उसका पैर जो कि बैलेंस नहीं कर पाता खुद को, और वो जाकर के पीछे ऑलमोस्ट स्लैब से लड़ते हुए गिरने वाली थी, लेकिन वो तो स्लैब का टक्कर उसके कमर पर लगता है और वो जाकर के आधी तरीके से स्लैब पर ही लेट गई थी, और उसके साथ ही उसके ठीक ऊपर अब पूरी तरह से जग भी गिर चुका था, और जग में भरा सारा दूध जो कि उसके गर्दन से लेकर के अब उसके सीने से नीचे पहुंच रहा था। दक्ष तुरंत ही बर्नर को ऑफ करते हैं, और जैसे ईश्वरी की तरफ उसे घूम करके उठाने वाले हुए थे, तभी उसकी हालत देखकर दक्ष का इरादा बदल जाता है। ईश्वरी अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये जग पकड़िए। वो जग कांच का था और ईश्वरी ने उसे टूटने नहीं दिया था, और तभी वो अपना एक हाथ ले जाकर के कमर पर रखते हुए खुद को खड़ा करने के लिए जैसे अभी थोड़ा सा हिम्मत की थी, तभी दक्ष उसकी हिम्मत तोड़ते हुए उसके दोनों हाथों को वही स्लैब पर ले जाकर के आराम से उसे टिका दिए थे। ईश्वरी जो जोर जोर से सांस भरते हुए कहती है, क्या क्या कर रहे हैं? हटिए, मुझे खड़े होने, आपको पता है मेरे कमर पर चोट लग गई। तभी दक्ष उसको मना करते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है तुमने पूरा दूध वेस्ट कर दिया ईश्वरी। ये सुनकर केशरी जब अपना मुंह बनाते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी,
मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो पता नहीं क्यों इतना तेज़ आवाज़ किया, मैं तो डर गई। मुझे लगा कि कहीं मुझसे कुछ हो ना गया हो। और मैंने ना किचन में वाक़ई ज़्यादा झाँका नहीं है, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है किचन के बारे में। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत क्लमज़ी हूँ, पता नहीं क्यों मैं सारा दूध भी बर्बाद कर दिया आपका। तभी दर्श अपना सिर ना मिलाते हुए कहते हैं, डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूँगा। नहीं, यशवी जो कहती है, हाँ मैनेज तो आप कर लेंगे, लेकिन वो बाद में करेगा, पहले मुझे तो खड़े होने दीजिए। अभी वो दोबारा से खड़े होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी दर्श जो ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही उसी तरीके से बेंड होकर के उसके चेहरे के पास आते हुए कहते हैं, नहीं, अगर तुम खड़ी हुई तो सारा दूध नीचे गिर जाएगा। हाँ ऑब्वियसली बात तो सही है, लेकिन ऑलरेडी नीचे ही गिर चुका है दूध, अब और ज़्यादा क्या नीचे गिरेगा। वही दर्शो उसके कमर पर अपना हाथ धीरे से रखते हैं और फिर उसके नेवल के पास आकर के अपने फिंगर टिप को छुआ करके उसकी आंखों के पास अपने हाथ को ले आकर दिखाते हुए कहते हैं, तुम्हारे बदन पर अभी बहुत सारे दूध के ड्रॉपलेट्स हैं, उसे वेस्ट नहीं करना चाहता मैं अश्वी। ये सुनते ही उसकी सांस एकदम से तेज हो गई थी और जो पोजीशन इस वक्त उसका था ऑब्वियसली उससे और ज्यादा उसे दर्द हो रहा था। हाँ लेकिन इस दर्द के साथ उसे मजा भी आ रहा था जिस लहजे में दर्शक से बात कर रहे थे। अभी वो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी आवाज जो उसके मुंह के अंदर ही रुक गई थी, क्योंकि दर्श के होंठ जो आकर के अब ईश्वी के गर्दन के पास दूध के सारे ड्रॉपलेट्स को काफी पैशनेटली सक कर रहे थे। दूध के साथ मिक्स हो रहा ईश्वी की बॉडी का टेस्ट वाकई काफी ज्यादा मजेदार था दक्ष के लिए। और इतने रोमांटिक तरीके से भला कौन से हस्बैंड को दूध पीना पसंद नहीं आएगा। उसके नेक के एक एक ड्रॉपलेट्स को दक्ष जो अपने टंग के हेल्प से पूरी तरह क्लियर कर चुके थे, और अब उनके होंठ जो कि नीचे की तरफ बढ़ते हैं जहां उसका क्लेविस था। हाँ उसका ब्लाउज डीप तो था, मगर इतना भी ज्यादा नहीं। दक्ष पहले तो प्रॉपरली उसके चेस्ट को क्लीन करते रहे, लेकिन फिर उनको कुछ ड्रॉपलेट्स उसके ब्लाउज के अंदर भी जाता हुआ दिखा था। अचानक केशवी की आंखें जोर से बंद हो गई थी, क्योंकि दक्ष ने उसके ब्लाउज का पहला हुक खोल दिया था, और जैसे ही उनके होंठ वहां तक पहुंचते हैं केशवी जोर जोर से सिसकियां भरना शुरू कर दी थी, और दक्ष को अपनी गहरी गहरी सांस लेकर रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, आपने कहा था यहाँ अंडा नहीं बन सकता क्योंकि ये किचन बहुत प्योर है, और अभी आप क्या कर रहे हैं। नहीं दक्ष जो उसकी बात का जवाब देते हुए धीरे से अपने होंठ को उसके क्लेवेट से उठाकर उसके चेहरे के पास आते हुए कहते हैं, जान तुम्हें पता ना दूध वेस्ट नहीं किया जाता। ऋषि जो कहती है, अरे सारा दूध तो नीचे गिर गया है, कुछ ड्रॉपलेट्स के चक्कर में आप क्या कर रहे हैं। तक्षु उसके ब्लाउज के दूसरे अभी को खोलने वाले होते तभी ऋषि जो बहुत ही प्यार से अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहती है, आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा था, और मैं सोच रही थी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी आपके लिए, खुद मुझे आपका ब्रेकफास्ट नहीं बनना। अब दक्ष के हाथ जो केशव के हाथ से हट चुके थे, ईश्वी फिर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन दक्ष उसको दोबारा से उसी पोजीशन में टिकाते हुए अपने हाथ को धीरे धीरे उसके नेक से नीचे ला करके उसके चेस्ट तक पहुंचते हैं, और फिर धीरे से अपनी उंगली को ले जा करके उसके नेवल पर छुआ देते हैं, और फिर झुकते हुए धीरे धीरे उसके नेवल के सारे रुके हुए ड्रॉपलेट्स को अपने होठों से टच करते हुए उसके पूरे बॉडी को ऑलमोस्ट क्लीन कर देते हैं। और इस सिलसिले में लगभग 15 मिनट वेस्ट हो गए थे, जो कि ऑब्वियसली ईश्वी के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक साबित हो रहे थे। कितने मुश्किल से वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन ये शख्स उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं पाने दे रहे थे। और फाइनली जब 15 मिनट खत्म होता है और दक्ष ने अब जैसे अपने होंठ को हटाया था, ईश्वी तुरंत ही ठीक तरीके से खड़ी होती है और फिर दक्ष के होठों की तरफ ध्यान से देखने लगती है। दक्ष उसको स्लैब पर बैठाते हुए अपने चेहरे को दोबारा उसकी तरफ हल्का सा झुकाते हुए कहते हैं, दूध काफी ज्यादा मीठा था, टेस्ट करना चाहोगी। सुनकर ईश्वरी अपने होठों को ऊपर की तरफ उठा ली थी, जैसे वह दक्ष की बात पर एग्री करने की कोशिश कर रही हो। ऑब्वियसली अब दक्ष उसकी हाइट से काफी ज्यादा बड़े थे, जिसकी वजह से वो चाहकर भी दक्ष के होठों तक खुद तो नहीं पहुंच सकती थी। दक्ष धीरे धीरे उसके चेहरे के और ज्यादा क्लोज आने लगे थे, और वो हल्का सा अपने होठों को ले जाकर केशवी के होठों पर रब करते हैं, लेकिन अभी जैसे केशवी के होंठ खुले थे वो तुरंत ही उसके चेहरे से दूर हो गए थे, और हल्का सा पीछे होते हुए कहते हैं, रुको यहाँ से हटो, मुझे मॉपिंग करना है, सारा दूध नीचे गिरा दिया तुमने, अब खाऊंगा क्या मैं। ये देखकर केशवी की सांसें जो अभी तक बढ़ी हुई थी वो कंफ्यूज होते हुए कहती हैं, आप तो मुझे दूध टेस्ट करा रहे थे ना, ये कहाँ चले गए। दक्ष उसके ऊपर हंसते हुए कहते हैं, ओह रियली,
तुम्हें टेस्ट करना है? ईश्वरी दोबारा से गहरी सांस भरते हुए कहती है, आप आप बहुत गंदे हैं, आपको पता है? आप मुझे इसी तरह राउस करके छोड़ देते हैं। एक तो कितना मुश्किल होता है आपकी ऐसी इतनी खूबसूरत अच्छी और एब्स वाली पर्सनालिटी को झेलना, ऊपर से आप इतने क्लोज आकर कैसे भाग गए? मैं नहीं आपसे बात करूंगी, चाहिए। और वो तुरंत ही वहां से उतरते हैं और जल्दी जल्दी कमरे में भाग जाते हैं। वही दर्शक किचन के बाहर आकर उसे थोड़ी तेज आवाज में कहते हैं, चेंज करके आओ, मैं नाश्ता तैयार करता हूँ। ईश्वरी भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो जब भी गुस्से में हुआ करती उसे तोड़ फोड़ करने का बहुत मन करता था, लेकिन यहाँ पर तो ज्यादा चीजें थी नहीं तोड़ फोड़ करने के लिए। तभी उसे दिखता है दक्ष और उसकी माँ का फोटो फ्रेम, जिसे वो जैसे अभी उतार करके जमीन पर पटकने वाली होती है अपने गुस्से के आगोश में। लेकिन फिर उसका हाथ एकदम से रुक जाता है और वो उसे जल्दी से ले जा करके उसी जगह पर रखते हुए कहती है, सो सॉरी आंटी, मैं क्या करूं, एक मिनट, आपको तो हर्ट नहीं कर सकती। और वो जल्दी से अपने ब्रीफ केस और अपने सारे ट्रॉली बैग से कपड़े निकाल करके इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे कोई कपड़ा चाहिए था बदलने के लिए। उसने लगभग 50 से 55 कपड़े बाहर निकाल दिए थे, इवन उसके सारे बैग जो कि अब खाली ही हो चुके थे, और उसे कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं मिला था जिसे चेंज करके वो पहन सके। अब अपने सर पर जोर से अपना हाथ रखते हुए कहती है, मैं क्या करूं, सारी साड़ियां ही देनी थी क्या मम्मी? अब मैं यहाँ पर क्या सिर्फ साड़ी पहन करके घूमूंगी? ओह गॉड, अब मैं क्या पहनूं, क्या पहन? लेकिन ये बोलते बोलते उसकी नजर पड़ती है तश के वार्डरोब पर, जिसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई थी, जैसे अब उसका इरादा बदल चुका हो और वो अब दश को बहुत ज्यादा परेशान करने के मूड में भी थी। जैसे वो दश के वार्डरोब को पूरी तरह से खोलती है और उनके सारे कपड़े को बेदर्दी से निकाल निकाल कर फेंकना शुरू कर दी थी। उसे कोई भी पसंद ही नहीं आ रहा था, और जो उसे कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था उसे वो इतने बुरी तरीके से फेंक रही थी कि वो पूरे कमरे में इधर उधर जा करके गिर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है एक ब्लैक हुडी पर, जिसे देखते हुए वो तुरंत ही हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, दिस वन इज परफेक्ट। और फिर वो अपनी साड़ी को अपने बदन से अलग करते हुए अपने कपड़े को निकालती है और फिर उस हुडी को पहन लेती है। अपने कपड़े उसने बाथरूम में रख दिए थे और बाकी के कपड़ों की हालतों को देखकर वो हंसते हुए कहती है, ही हा हा, अब आप आएंगे और सारा बैठकर साफ करेंगे। कितनी टैलेंटेड हूं ना मैं। आप मुझे किसी और तरीके से परेशान किए, मैं आपको किसी और तरीके से परेशान करूंगी। और फिर वो अपने आप को पूरी तरह से हुडी के कैप में ढकते हुए दश के पीछे आकर खड़ी हो गई थी, चाहे इस वक्त दश कुछ और बना रहे थे। और फिर वो उन्हें धीरे से टैप करके जैसे ही दक्ष को मुड़ता हुआ देखती है वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, भौ। लेकिन दक्ष उसके इस एक्शन पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिए थे। जैसे ईश्वरी अपने चेहरे को निकालती है उस हुडी कैप से और आकर के स्लैब के ऊपर बैठती है, दक्ष उसको देख करके 3-4 कदम पीछे होते हुए कहते हैं, ओह माय गॉड, व्हाट द हेल इज दिस? वह ईश्वरी जो कहती है, क्या हो गया, मुंह पर कुछ लगा है क्या मेरे? नहीं, दक्ष कहते हैं, चेहरा छुपाओ, तुम बहुत डरावनी लग रही हो। ईश्वरी जो इस बात पर दक्ष के कंधे पर जोर से मारते हुए कहती है, बहुत पुराना जोक है, मैं नहीं हंसूंगी इस पर। और वो आराम से पालथी मार कर बैठते हुए कहती है, क्या बना रहे? दक्ष ईश्वरी के हाथ में थमाते हुए कहते हैं, सैंडविच। कुछ इंग्रेडिएंट्स बचे हुए थे तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए बना दूं, भूख लगी होगी तुम्हें। ईश्वरी जो दक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, और आप नहीं खाएंगे? दक्ष 2 सैंडविच देते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हारे उन दोनों से पेट तो नहीं भरने वाला, और ऑब्वियसली अगर इसमें से मैंने खा लिया तो तुम्हारा पेट बिल्कुल नहीं भरेगा, तो तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। और जैसे ही दक्ष अभी किचन से बाहर जाने वाले होते हैं, ईश्वरी जोर से उन्हें बुलाते हुए कहती है, इधर सुनिए। अब उसे खुद पर ही गिल्ट महसूस हो रहा था कि आखिर उसने क्यों कर दिया ये सब कुछ। इतना ज्यादा तमाशा जो फैलाया उसने अभी अपने कमरे में, दक्ष से देखकर कितना परेशान हो जाएंगे। और फिर वो दोनों सैंडविच को ले जाकर के प्लेट में रखती है और फिर दक्ष के साथ बाहर आते हुए डाइनिंग चेयर पर बैठते हुए कहती है, हम एक साथ खाते हैं। लेकिन दक्ष कमरे में जाते हुए कहते हैं, ईश्वरी मुझे सामान लेने के लिए बाहर जाना है, तो तुम अभी नाश्ता करो, तब तक मैं कुछ लेकर आता हूँ क्योंकि सारा राशन खत्म हो गया है। ये सुनते हुए ईश्वरी जो तुरंत ही दक्ष को रोकते हुए उनकी गोद में आकर बैठते हुए कहती है, नाराज है क्या मुझसे? दक्ष जोर से उसको पीछे से हक करते हुए कहते हैं, पागल हो क्या तुम, मैं क्यों नाराज होऊंगा, इतना टेस्टी दूध पिलाया तुमने मुझे अपना। जैसे ईश्वरी ये सुनी थी वो जल्दी से अपने चेहरे को दक्ष से अलग करते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या? आपको पता है आपने क्या बोला अभी?
दक्ष इस बात पर हंसते हुए कहते हैं, ऑब्वियसली होशो हवास में बोला है, पता तो होगा ही। ईश्वी जो उसी सैंडविच को लेकर के दक्ष के मुंह पर लगाते हुए कहती है, खाइए इसे और चुप रहिए, इस तरह नहीं बोल सकते आप। दक्ष ने बस एक बाइट सैंडविच का लिया था और फिर वो पूरा सैंडविच अपने हाथ से ईश्वी को खिलाने लगे थे। वह ईश्वी भी अपनी बातों का जाल बिछा करके दक्ष को बहलाने की कोशिश करते हुए कहती है, आपको पता है मैंने दिल से बुरी नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है ना तो बस मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर मैं सोचती हूँ कि सामने वाला मतलब जिस पर मुझे गुस्सा है उसे कितना तंग कर दूँ। ये कोई गलत बात तो नहीं है ना? दक्ष उसकी बातों को सुनते हुए कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें तो बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है, पर तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? वैसे तो कहती है, नहीं मतलब अगर आप कमरे में जाएंगे तो क्या होगा ना कि आपको ऐसे दिखेगा कुछ ऐसे रायता फैला हुआ, तो उसे ना क्या करना है, आपको समेटना है, क्योंकि मैंने फैला तो दिया रायता लेकिन अभी मुझे समेटना आता नहीं है। उसकी ऐसे उठ पटांग बातें सुनकर दर्शक कहते हैं, व्हाट डू मीन भाई, रायता फैला दिया उसे समेटना, कहना क्या चाहती हो? ईशु जो प्यार से दर्श के गालों पर हल्का सा अपने होंठ को टच कराते हुए कहती है, गुस्साइएगा मत मगर मुझे साड़ियाँ फोल्ड करना नहीं आता, मैंने कभी पहनी नहीं है, मुझे कहाँ से आएगा फोल्ड करना। अभी ना वो क्या है कि गुस्से में मैंने सारी साड़ियाँ फैला दी हैं आपके कपड़ों के साथ, तो उसे फोल्ड करके रख देंगे क्या आप मेरे वार्डरोब में? आई मीन कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं होगी ना आपके लिए, आप तो बड़े बड़े काम कर लेते हैं, है ना? ये सुनते ही दक्ष तुरंत ईश्वी को अपने गोद से उठाते हुए खुद भी खड़े हुए कहते हैं, बदमाश, तो तुम इस वजह से मुझे ये पैम्पर कर रही थी, ये किस कर रही थी, प्यार से मेरे गोद में आकर बैठ गई, काम करवाना है मुझसे? ईश्वी भी अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ तो काम नहीं कर सकते अपनी बीवी के लिए? देश को बचाने के लिए तो इतना कुछ कर देते हैं, बीवी को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? जाइए मिस्टर कमांडो, बात नहीं करूंगी मैं आपसे। और वैसे गुस्सा तो मुझे ही होना चाहिए, मैं तो खामखा आपको मनाना शुरू कर दी, आपने जो किया ना किचन में मेरे साथ, भूलूंगी नहीं मैं उसको। मैं दर्श उसके ये लोग को धीरे से अपने हाथों से टच करते हैं, लेकिन फिर अचानक उसे खींचते हुए कहते हैं, भूलने भी नहीं दूंगा मैं तुम्हें, और जैसे ही भूलोगी मुझे बता देना। ईश्वर अपना कान चढ़ाते हुए कहती है, आउच, क्यों, क्या करेंगे अगर मैं बता दी तो? दूसरा मोमेंट बनाएंगे हम। ये सुनते ही ईश्वरी जो सारे दर्द को भूल करके दोबारा से अपनी आंखों को बहुत ही प्यार से दर्श की तरफ घुमा करके स्माइल करने लगी थी। तभी दर्श उसकी नाक खींचते हुए कहते हैं, जाओ जा करके सारा समेटो अपना रायता फैला हुआ, मैं बैठ करके तुम्हारे कपड़े फोल्ड नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ मार्केट सामान लेने। और जैसे ही वो कमरे में पहुंचे थे वो जोर से ईश्वरी को बुलाते हुए कहते हैं, इधर तो आना तुम जरा। वो ईश्वरी जो कहती है, क्या सुनाई नहीं दे रहा मुझे? दक्ष उसके थोड़े ही दूर पर खड़े थे क्योंकि ये घर कोई इतना भी बड़ा नहीं था कि ईश्वरी को दक्ष की आवाज सुनाई न दे। दक्ष उसको दोबारा बुलाते हुए कहते हैं, ईश्वरी इधर आओ। वो जैसे वे कमरे के पास पहुंचती है वो ध्यान से दक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, हो जाता है कभी कभी गुस्से में, ये तो शुगर मनाई कि यहाँ पर कोई कीमती सामान नहीं रखा था, वरना मैं वो भी तोड़ देती। दक्ष उसकी कमर को इतने जोर से अपनी तरफ खींचे थे कि शिव पूरी तरह से डिसबैलेंस होकर के दर्श से जाकर के चिपक जाते हैं और उसे जोर से दबाते हुए कहते हैं, और मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ देता। कितनी बदमाश हो तुम, ये क्या कर रखा है मेरे कमरे का हाल? इसलिए शादी की है तुमसे, हाँ, कि तुम रायता फैलाओ मैं समेटो? मेशू जी कहती है, क्या बात है, आप तो मेरी जुबान बोलना शुरू कर दी है, इतनी जल्दी मुझसे इंस्पायर मत हो मिस्टर कमांडो, मैं बहुत गंदी गंदी चीजें सिखा दूंगी आपको। फिलहाल साड़ी फोल्ड करना मुझे नहीं आता, तो ये तो आपको ही करना पड़ेगा, बाकी जो आपके कपड़े हैं उससे मैं फोल्ड कर दूंगी। कहाँ दक्ष के सिर्फ 10-12 कपड़े और कहाँ ईश्वी के लगभग 55 से 60 कपड़े पड़े हुए थे बिस्तर पर, और उसमें से साड़ी, ब्लाउज और बाकी की चीजें अलग। पूरा कमरा जो कि कपड़ों से भरा हुआ था, ऐसा लगता जैसे वो कोई मार्केट हो। तब ईश्वी जो सारे मामलों को ठंडा करते हुए कहती है, मेरे पास था एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट आइडिया, क्यों ना हम पहले जाकर के आराम से मार्केटिंग करें, उसके बाद से थोड़ा अपने दिमाग को रिलैक्स करें, और फिर हम जब थक जाएंगे फिर आकर के यहाँ पर साड़ी फोल्ड करके उसके बाद से फिर आराम कर लेंगे, है ना? तभी दर्श अपना सिर ना मिलाते हुए कहते हैं, बहुत ही बकवास आइडिया है, इससे बेटर आइडिया ये है कि तुम घर पे सारा ये जो भी तुमने फैला रखा है उसे फोल्ड करो, उसे अच्छे से रखो, मेरे कमरे को अच्छी तरह से डेकोरेट करो, तब तक मैं मार्केट से सामान लेकर आता हूँ। इस बात पर ऋषि कहती है, हाँ मुझे पता ही था, ऐसे ही होते हैं मर्द, आप ये चाहते ना कि मैं आपके घर का काम करूं, बाहर ना निकलूं? ठीक है ठीक है,
बहुत ही तुच्छ सोच है आपकी। बढ़िया है, मत करिए मेरा काम, जाइए। मुझसे पे बात मत करिए, और हाथ तो लगाना तो जान लीजिएगा, जला दूंगी आपका हाथ। वो काफी ज्यादा निराश हो गई थी। हाँ, वो बोल तो भले इस लहजे में रही थी, लेकिन वो इस तरह से दर्श से नाराज होकर के जैसे ही जाकर के सारे कपड़े को साइड में करके बेड पर बैठते हैं। दर्श भी अंदर आते हुए कहते हैं, मैं तैयार हो रहा हूँ, जब तक तैयार हो रहा तब तक हो जाओ तो चल चलो मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल मत समझना कि तुम्हारे बाहर जाने से मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, लाइक नेवर। अब ऐसे ही रूठी रहोगी तो फिर तैयार कैसे होगी? चलो पहनो साड़ी। इस जब मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। दर्शो उसको याद दिलाते हुए कहते हैं, तुमने सुबह साड़ी ही पहना था, वो भी खुद से। इस कहती है, फोन देख करके पहना था। दक्ष कहते हैं, तो दोबारा से देखकर पहन लो, व्हाट्स अ बिग डील। ऐश्वर्या कहती है, अब इन सारे कमरे के पहले हुए सामान के अंदर से मैं फोन कहाँ से ढूंढूं, वो भी गायब हो गया, ये अंदर होगा कहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं ढूंढूंगी। अब आपको आती पहनाने तो पहना दीजिए। वही दर्शक कहते हैं, वहां का मत छोड़ना मुझे सड्यूस करने का तुम, और फिर कहोगे कंट्रोल करिए। ऐश्वर्या कहती है, किचन में मैं कहाँ कह रही थी कंट्रोल करिए, लेकिन आपने जो किया है मेरे साथ उसका तो मैं बदला किसी ना किसी दिन जरूर लूंगी आपसे। अब साड़ी खुद पहनाना पड़ेगा आपको, मुझे नहीं आता। मेरे दर्शक कहते हैं, ठीक है तुम बाकी के कपड़े पहन कर आओ, मैं देखता हूँ। और जैसे ईश्वरी निकली थी दर्शक एक फोल्ड शर्ट डालते हैं और उसके साथ ही अपने कार्गो को भी चेंज कर लेते हैं। ईश्वरी बाथरूम से निकल करके अपने अंदर के कपड़े को तो पहन कर आ गए थे और वो साड़ी को भी ऑलमोस्ट लपेटते हुए अपने कमर पर बाहर की तरफ निकल रही थी, जिसे देखते हुए दर्शक उस पर हंसते हुए कहते हैं, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। दर्शक उसके कमर पर एक एक फोल्ड साड़ी का बांधते जा रहे थे और वो ईश्वरी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे कपड़ों की शॉपिंग में तुम भी गई थी? ईश्वरी तो कहती है, हाँ नहीं, मतलब मुझसे पूछ कर ही लिया गया था। क्यों? दक्ष उसको देखते हुए कहते हैं, तो फिर तुमने रेडीमेड साड़ी क्यों नहीं मंगवाई? आती है ना जो डायरेक्टली पहन लो, उसे इतना प्लेट्स नहीं बनाने पड़ते बैठ करके। ईश्वरी कहती है, हाँ वो एक्चुअली था तो नहीं, वो तो था ही नहीं ना शॉपिंग पर, मेरा मतलब है शॉप पर, इस वजह से। बात कुछ ऐसी थी कि एक्चुअल में अर्चना जी ने उसके लिए ऐसे ही साड़ियाँ सेलेक्ट की थी, लेकिन ईश्वरी ने खुद ही मना कर दिया था। उसे तो अपने साथ दक्ष का मोमेंट बनवाना था। अब अगर इसी तरह से रेडीमेड साड़ी उसके सामने होती तो फिर दक्ष इतने प्यार से उसके कमर पर हाथ रखते हुए उसे साड़ी थोड़ी ना पहना रहे होते। उसके चेहरे के इस तरह के भाव को देखकर दक्ष समझ तो गए थे कि मामले में कुछ गड़बड़ है, और उसके इस बात पर वो इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि हाँ, ईश्वर की बात उन्हें बिल्कुल सच लगी है। दक्ष अपने हाथों से साड़ी का प्लेट्स बना करके जैसे अभी उसे ले जा करके ईश्वर की कमर पर रखे थे ताकि वो उसे अंदर डाल सके। ईश्वर जो एकदम से अपनी सांसों की रफ्तार को तेज कर ली थी, शायद जानबूझ करके, और इस तरह से बड़ी धड़कनों को देखकर दक्ष की बेनिगाहें अब जाकर के ईश्वरी के ठीक चेस्ट पर जाकर टिक गए थे, जिसे देखते हुए ईश्वरी जो दक्ष को देखकर कहती है, क्या कर रहे हैं? साड़ी पहनाइए आप, इधर उधर मत देखिए। उसकी तरफ हल्का सा झुकते हुए कहते हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है ईश्वरी। और वो जैसे अपने ठंडे ठंडे हाथ को ले जा करके ईश्वरी के साड़ी के प्लेट्स को अंदर डाले थे, ईश्वरी एक जोर से सिसकियां भरते हुए दक्ष के कंधे को पकड़ ली थी और काफी जोर जोर से सांसें भी लेना शुरू कर दी थी, जिसे देख करके दक्ष जो उसके पीछे मारते हुए कहते हैं, कम ऑन, शांत हो जाओ, इतना भी कोई बड़ा टास्क नहीं कर दिया मैंने जिससे तुम्हें झेला नहीं जा रहा, और तुम्हारी बॉडी इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है जैसे मैं तुम्हें पहली बार टच कर रहा हूँ। ईश्वरी भी अपने पूरे अदाव में आते हुए कहती है, आप जब भी छुए पहली बार ही लगता है, आपको कोई आइडिया नहीं, जब आप मेरे करीब आकर खड़े होते तो कितना अजीब सा फील होता है मुझे। वही दर्श अचानक से उसके इस तरह के रिएक्शन को देखकर परेशान होते हुए कहते हैं, कि इस तरह अजीब, अच्छा वाला अजीब या बुरा वाला? ईश्वरी कहती है, ऑब्वियसली अच्छा वाला। वही दर्श उसके पल्लू को ठीक तरीके से उसके शोल्डर पर पनप करते हुए कहते हैं, हो गया, चलो अब। दर्श की शक्ल बिल्कुल ही कंफ्यूज हो चुकी थी। वही दर्श और ईश्वरी अब बाहर की तरफ निकल चुके थे। जैसे दर्श अपनी वॉलेट की तरफ ध्यान से देखे थे, उनका चेहरा दोबारा से स्ट्रिक्ट हो गया था, लेकिन वो इस बात को ईश्वरी से जाहिर नहीं करते। घर की कीज को लेकर वो जैसे अभी बाहर की तरफ अपने कदम रखे थे, ईश्वरी उनको रोकते हुए कहती है, अरे कितने भुलक्कड़ हैं आप, घर की चाबी तो ले ली, गाड़ी की कहाँ है?
इस बात पर दर्श अपने लोअर लिप्स बाइट करते हुए कहते हैं, ईश्वी, मैं क्या कह रहा हूँ ना कि तुम रहने दो चलने के लिए, काफी दूर है, तुम थक जाओगी। अब जाकर ईश्वी को रियलाइज हुआ था कि ये कोई उसका घर थोड़ी ना है जैसे जहाँ पर उसे सारी फैसिलिटीज मिलेगी। और उसने तो एक्सपेक्ट किया था कि हाँ उसके घर की तरह यहाँ पर भी कार होगा, लेकिन फिर उसे याद आता है और वो तुरंत ही अपने सर को ना मिलाते हुए कहती है, हाँ नहीं नहीं, वो मैं पता नहीं कैसे बोलती ये बात। मुझे ना तो कार में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, आपको पता है, ऐसे सांस भी नहीं लिया जाता। मैं हमेशा कहती हूँ कि कार की विंडो खोलो और वॉक करने में तो बहुत ही मज़ा आएगा। नहीं, दर्श उसके हाई हील्स को देखते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम इतना दूर चल पाओगी? आई डोंट थिंक सो ईश्वी, तुम रहने दो। ऐश्वर्या कहती है, बस आप ना ज़्यादा तेज मत भागिएगा, धीरे धीरे चलेंगे ना तो पूरे सफ़र साथ दूंगी आपका। भागने की कोशिश में लगेंगे तो हाथ छूट जाएगा मेरा आपके साथ। दक्ष उसको अपने घर के दहलीज से बाहर की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर लाते हुए कहते हैं, आई प्रॉमिस, हमेशा कदम से कदम मिलाकर रखूंगा तुम्हारे साथ। मैं पीछे हो सकता हूँ मगर तुम्हें कभी पीछे छोड़ूंगा नहीं। महेश जब धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है और फिर दक्ष के हाथ को अपने घेरे में लेते हुए बहुत ही प्यार से उनके साथ चलना शुरू करती है। मौसम भी आज काफी ज्यादा सुहाना था। वैसे भी देहरादून में धूप थोड़ा कम ही हुआ करती थी और वो भी इस मौसम में तो और कम। हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी जिससे ईश्वी हल्का हल्का काम भी जा रहे थे, लेकिन दक्ष के हाथ जो कि उसके बदन को काफी हद तक गर्म कर रहे थे। दक्ष अपना एक हाथ ले जाकर के उसकी कमर पर रखते हुए कहते हैं, ज्यादा ठंड लग रही है तो मैं कुछ ले लूं कपड़ा एक्स्ट्रा? महेश जो कहती हैं, आप है ना मेरे साथ, और वैसे भी चलते चलते गर्मी तो हो ही जाएगी। उन लोग के घर से मार्केट काफी दूर था जहाँ पर उन लोग को सामान लेना था। ईश्वी बातें करते करते चलना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन अब कुछ एक कदम में उसकी हालत थोड़ी सी लड़खड़ाना शुरू कर दी थी। वो जैसे तैसे करके आधा किलोमीटर का सफर तो तय की थी और फिर वो तुरंत ही अपनी हिम्मत हारते हुए झुकते हुए कहती है, मुझे नहीं होगा अब, और कितनी दूर जाना है? तभी दर्श उसके हाई हील्स को देखते हुए कहते हैं, तुम ऐसे सैंडल में चलोगी तो ऑब्वियसली दिक्कत होगी ना। वैसे तुरंत ही सैंडल को निकालते हुए कहती है, मैं इसके साथ नहीं चल सकती, पैदल ऐसे ही चल लेती हूँ। उसने अपने दोनों सैंडल्स को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, जिसे दक्ष अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, तुम कहो तो मैं अपना फुटवेयर तुम्हें दे दूँ। इसलिए दक्ष के पैरों की तरफ देखती है और फिर हंसते हुए कहती है, आप क्या मुझे बुद्धू समझते हैं या फिर मुझे जोकर बनाने का इरादा है? इतने बड़े चप्पल के साथ मैं चलूंगी कैसे? रहने दीजिए, मैं ऐसे ही चलूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वी के नाजुक पैर कहाँ अपने घर के टाइल्स पर भी बिना फुटवेयर के नहीं रहा करते थे, और रोड के ये पथरीले जगह ऑब्वियसली उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहे थे। हाँ, रोड पूरी तरह से स्मूथ था, उसके बावजूद भी उसके पैरों में चुप तो रहा ही था। दक्ष उसको देख करके तुरंत ही उसके सामने खड़े होते हुए कहते हैं, रुको, मैं टैक्सी रोकता हूँ। ऐश्वर्या कहती है, जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर टैक्सीज तो नहीं आती होंगी, रिक्शा ही चलता है इधर। अभी मार्केट कितना दूर है? दर्शक कहते हैं, जहाँ तुम अभी अपने सफर को शुरू की थी लगभग इतना ही दूर और बचा है। ऐश्वर्या कहती है, मतलब अभी घर से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से भी और ज्यादा दूर जाना है, वो भी इतना दूर जहाँ मैं इतना दूर नहीं चल सकती। दक्ष जो उसको देख करके हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, डोंट वरी, मैं तुम्हें इतना चलाऊंगा भी नहीं, मुझे पता था कि तुमसे नहीं होगा ईश्वी, इसीलिए मना कर रहा था ना। तब ईश्वी जो एक रिक्शा को रोकते हुए कहती है, भैया प्लीज रुक जाओ, प्लीज हमें मार्केट जाना है। ये रुका क्यों नहीं? तभी दक्ष जोर से सीटी मारते हैं और वह रिक्शे पे बैठा आदमी जो मुड़ करके उन्हीं दोनों की तरफ देखते हैं। जैसे ही ईश्वी उस रिक्शा को रुका हुआ देखती है, वो जल्दी से उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस रिक्शा की हाइट काफी बड़ी थी। दक्ष उसको मदद करके उसे बिठाते हुए कहते हैं, अभी ठीक है? वैसे जो दक्ष से कहती है, हाँ ठीक तो है, लेकिन आप ही आइए। तभी दक्ष उस चालक को देखते हैं जो कि इस वक्त रिक्शा काफी मुश्किल से पैडल मार मार करके आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखते हुए दक्ष अपना सिर ना मिलाते हुए कहते हैं, नहीं मैं पैदल चल लूंगा, डोंट वरी। वैसे जो कहती है, अरे पर ये फास्ट भाग गए और आप पीछे रह गए तो मैं कहाँ जाऊंगी फिर? दक्ष कहते हैं, डोंट वरी, मुझसे ज्यादा फास्ट नहीं चल सकती। महेश्वरी जो रिक्शा वाले को देखते हुए कहती है, भैया जरा धीरे चलाना, इन्हें पैदल चलने का शौक चढ़ा हुआ है। अच्छा मेरी सैंडल तो दे दीजिए, मैं पहन लेती हूँ। और अब वो लोग फाइनली जाकर के मार्केट एरिया में पहुंचे थे।
और जैसे ईश्वी बड़ा सा मॉल देखती है वो तुरंत ही उस तरफ आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन दक्ष उसको पीछे से रोकते हुए कहते हैं, ईश्वी ईश्वी रुको रुको, कहाँ जा रही हो? ईश्वी जो मॉल दिखाते हुए कहती है, ये मेरा फेवरेट मॉल है, मैं सारे सामान यहीं से खरीदती। सॉरी, नहीं, ये मॉल ना उतना अच्छा भी नहीं है। यहाँ के ना जो शॉपिंग के लिए वो बैठे रहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको, जब ईश्वी झूठ बोला करती थी हमेशा, उसकी जुबान या तो लड़बड़ाना शुरू कर देती थी या तो फिर वो अपनी ही बातों में अटक जाया करती थी। इस बात को दक्ष काफी अच्छे से जानते थे और उसकी इस हालत को देखकर वो खुद को इसका जिम्मेदार मानते हुए खुद से कहते हैं, बस कुछ दिन और, बस कुछ दिन और ईश्वी, आई एम सो सॉरी कि मैं तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा। तब ईश्वी जो छोटा सा शॉप दिखाते हुए कहती है, वहां पर राशन का सामान शायद मिलता है, हम वहां चलते हैं। हाँ, दक्ष को पता था कि ईश्वी कभी ऐसे जगहों पर गई नहीं है और ऑब्वियसली उसे इस तरह के छोटे मोटे शॉप पर जाना अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन फिर भी वो दक्ष को इस बात का जरा भी भनक नहीं लगने देती। दक्ष कहते हैं, हम तुम्हारे फेवरेट मॉल में बहुत जल्द जाएंगे, अभी के लिए एडजस्ट कर लो, आई एम सो सॉरी। ईश्वी तुरंत ही अपने हाथ को ले जाकर दक्ष के गालों पर रखते हुए कहती है, ओए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा तो, मुझे यहाँ के लोग पसंद ही नहीं आते, अच्छे क्रू नहीं रखे ना ये लोग, इसी वजह से आप परेशान मत होइए, हम शॉप पर एक जाकर खरीद लेंगे सामान। वो लोग जैसे ही शॉप पर आए थे, कुछ कस्टमर्स के बाद जैसे शॉपकीपर ईश्वी और दक्ष की तरफ देखते हैं, वो लोग की ड्रेसिंग सेंस से ही थोड़ा सा परेशान हो गए थे और फिर थोड़ा हैरान होकर कहते हैं, आप मैडम इधर, और आपको भी हमने टीवी पर देखा है, आप लोग तो वो विद्युत नाम है ना आपका बेटा। ये सुन करके ईश्वी और दक्ष दोनों हैरान रह गए थे। ईश्वी जो कहती है, आपको कैसे पता? वो आदमी जो कहता है, अरे विद्युत सिंह राठौर, इस केस के बारे में तो पूरे देहरादून में चर्चा है। अरे बेटा, आपको कितना गलत समझा ना सबने, हम भी आपको एक टाइम पर बहुत बड़ा क्रिमिनल समझते थे, लेकिन आप तो देवता निकले। बताइए ना साहब, आपको क्या चाहिए इधर, आप हमारे दुकान पर आए, हमारे तो भाग्य खुल गया, आप बताइए ना। नहीं, दक्ष कहते हैं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत सामान चाहिए था। मैं ईश्वरी बहुत ही प्राउडली दक्ष को वहीं पर देखना शुरू कर दी थी और फिर वो खुद से कहती है, वाह ईश्वरी, क्या केस जिताकर फेमस कर दिया इस आदमी को तूने, जिंदगी बदल दी इस आदमी की। हाँ, वो बात अलग है, मानता ही नहीं है मेरी बात। ये तभी दक्ष चावल खरीद रहे थे, जिसे पहले तो वो आदमी दक्ष को दिखाता है और फिर ईश्वरी को दिखाते हुए कहता है, अरे सर, आपको क्या लग रहा है हम आपको खराब सामान देंगे? अच्छा मैडम, आप देखकर बताइए, चावल सही नहीं है। तब ईश्वरी जो उस चावल को देखते हुए कहती है, ये तो नहीं अच्छा है अंकल, ये लंबा वाला नहीं है, छोटे मोटे चावल ना अच्छे नहीं होते, लंबे वाले अच्छे होते हैं, बासमती चावल नहीं है क्या? तभी दक्ष अपने सर को हल्का सा रब करते हुए कहते हैं, मैं क्यों लेकर आया इस लड़की को यहाँ पर? ईश्वरी दक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हो गया, इधर देखिए, मैं बता रही हूँ चावल अच्छे नहीं होते, ये ना वो पापा चावल के बच्चे होते हैं, इस चावल को खाने से ना अच्छी नहीं रहती डाइजेशन, वो वाला टेस्ट भी अच्छा करता है। और मैं ना टेस्टी टेस्टी पुलाव बनाऊंगी आपके लिए, मैंने सीखा है पुलाव बनाना। दक्ष मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है सादा चावल खा करके खुश रह लोगी? मिश्री जी कहती है, क्या मतलब? दक्ष धीरे से उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, पैसे इतने ही हैं कि वो लंबे वाले, तुम्हारी लैंग्वेज में पापा चावल को ही सिर्फ खरीदा जा सकता है, अगर छोटे चावल में काम चला लिया तो बाकी की चीजें भी हो जाएंगी थोड़ी बहुत एडजस्ट। ये सुनते ही श्रीजा कहती है, ओह नो, अंकल एक काम करिए, आप मुझे बाबू चावल ही दी, वो छोटा चावल ही दीजिए, पापा चावल हम कभी और खरीद लेंगे। भाई अब बारी दाल की थी और दाल भी इसी तरह से ईश्वरी से ही चेक कराया जाता है। ईश्वरी जब अपना सिर खुजलाते हुए कहती है, अच्छा ही तो है, ऐसे ही तो होता है ना दाल। नहीं, दर्शक कहते हैं, आप बार बार इसे क्या दिखा रहे हैं, इससे ज्यादा सामान मुझे पता है कैसे लेना होता है, ये मैडम कहाँ ये सब जानती है ना ईश्वरी? ईश्वरी जी कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे भी पता है सामान के बारे में। तभी दर्श उसको चिढ़ाते हुए कहते हैं, अच्छा कौन सी दाल है, जरा नाम बताना। ये सुनकर ईश्वरी जी कहती है, दाल है, दाल का क्या नाम भी होता है? इस बात पर वहां पर मौजूद सारे लोग हंसने लगे थे, जिससे श्री मुंह फुलाते हुए कहती है, मजाक उड़वा करके मजे ले रहे हैं आप मेरे, घर चलिए वहां बताती हूँ आपको। इसी तरह से वो लोग थोड़े बहुत सामान और लेते हैं और फाइनली अब लौटने की बारी थी। ईश्वरी दोबारा से अपने हिल की तरफ देखते हुए कहती है, अब मुझे दोबारा से इतना दूर जाना पड़ेगा। लेकिन दक्ष ने पहले ही अयान को टेक्स्ट कर दिया था, जिससे शॉप के ठीक बाहर ही रोड पर अभी अयान गाड़ी लेकर खड़ा था। जैसे वो लोग सारा सामान लेकर आए थे,
अयान जो अपनी गाड़ी का चाबी दर्श के हाथों में थमाते हुए कहता है, भाई ये रही बाइक की चाबी, मैं भी निकल रहा हूँ। दर्श उसको रोकते हुए कहते हैं, कहाँ रह रहे हो तुम इस वक्त और कहाँ जा रहे हो, घर नहीं आना है? अयान एक बार अश्वी की तरफ देखता है और फिर दर्श की तरफ देखकर कहता है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त चाहिए। वेल डोंट वरी, आज रात तक आ जाऊंगा, अभी थोड़ा सा किसी काम में व्यस्त हूँ। दर्श कहते हैं, कुछ दिनों की बात है, जब तक मेरे पास पैसे नहीं आ रहे तब तक तुम्हारी बुक्स नहीं खरीद रहा हूँ, कर लो तब तक मस्ती। तब ऋषि जो बाइक को देखते हुए कहती है, हम इस पर जाएंगे? दर्श अपना सर हमें लाते हुए कहते हैं, आई होप सो तुम्हारे पैरों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ऋषि बहुत ही प्यार से दर्श को हक करते हुए आराम से पीछे की तरफ बैठ गई थी और फिर उनकी कान के पास आते हुए कहती है, जरा धीरे चलाएगा, मैं कभी बैठी नहीं हूँ बाइक पर। ये सुनकर जल्दी से दर्श पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, क्या बाइक पर नहीं बैठी तुम, गिर तो नहीं जाओगी ना? ऋषि जो कहती है, गिर भी सकती हूँ, कुछ पता नहीं है मुझे, मतलब ऐसे ज्यादा घुमाई का मत, सीधे सीधे चलेंगे तो शायद बैठी रह सकूं। दर्श गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहते हैं, ये अमीरों के भी अलग चोचले हैं, लाइफ एक्सप्लोर ही नहीं करते, गाड़ी पर नहीं बैठी है पागल। आइए जानते हैं क्या इसी तरह से खूबसूरत रिश्ता बरकरार रहेगा अश्वी और दर्श का, या फिर आने वाली कोई नई मुसीबत उन लोग के रिश्ते में उथल पुथल डाल देगी। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए क्रिमिनल्स पोस्ट वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।